गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में। एसिड बेस अगर बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा, एसिड बेस अगर बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या कंडीशंस होती है। एसिड एंड बेस दोनों बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे एसिड के अपने अलग फंक्शंस होते हैं, बेस के अपने अलग फंक्शंस होते हैं। प्राइमरली अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं, खाने को ब्रेक डाउन करता है। सेकेंड एसिड, साथ ही एसिड एज अ डिफेंस वर्क करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमने खाने के साथ कोई पैथोजन इंजेस्टेड करे हैं, खाने के साथ कोई भी अगर पैथोजन्स बॉडी में एंटर करे हैं तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा उसको पैथोजन्स को किल कर देता है वहीं पर। बहुत सारे एंजाइम्स बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं जिनको वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। साथ ही हमारी बॉडी के लिए बेस भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे बेस भी डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारे बॉडी के अंदर बेस भी इम्पॉर्टेंट होता है। बेस हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन में हेल्प करता है। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो बेस मीडियम में वर्क करते हैं। ड्यू टू एनी डिजीज़ कंडीशन अगर बॉडी के अंदर इन दोनों में कोई इम्बैलेंस हो जाए तो बॉडी के अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, बहुत सारी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं। देखेंगे किस किस तरीके से एसिड एंड बेस इम्बैलेंस हो सकता है, वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी। पहले हम देखते हैं एसिड। हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड होता है, फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H+ आइंस ज़्यादा मिलते हैं। H+ आइन या हाइड्रोजन आइन इंक्रीज होते हैं। जितना भी बॉडी के अंदर जितने एसिड होते हैं उन सभी में H+ आइन इंक्रीज होते हैं। अगर बॉडी के अंदर H+ आइन एक नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएं, इसी को हम बोलते हैं एसिड का इम्बैलेंस हो जाना। इस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस कंडीशन। अगर बॉडी के अंदर एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे, इसका मतलब H+ आइन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं, H+ आइन बॉडी के अंदर इंक्रीज हो गए हैं, तो इसे एसिड का इम्बैलेंस बोलेंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस कंडीशन। हम देखेंगे एल्कलोसिस कंडीशन में क्या है, H+ आइन बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन और ड्यू टू एनी रीज़न। अगर बॉडी से H+ आइन लॉस होने लगे हैं, जब बॉडी से H+ आइन का लॉस होने लगता है तो उस कंडीशन में H+ आइन का बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं एल्कलोसिस कंडीशन। हमारी बॉडी में जिस तरीके से सोडियम की वैल्यू होती है 135 टू 145 मिलीकॉन पर लीटर, पोटेशियम की वैल्यू होती है 3.5 टू 5.5 मिलीकॉन पर लीटर, उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर H+ आइन या हाइड्रोजन आइन की वैल्यू होती है। ये वैल्यू बहुत ही छोटी होती है। इसको इजी वे में लिखने के लिए अगर इजी वे में लिखा जाए तो ये आएगा, हमारी बॉडी के जो H+ आइन या इनको प्रोटॉन्स भी बोलते हैं, ये बोलते हैं 40 नैनो मिलीकॉन पर लीटर हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। इस वैल्यू का जब लॉग निकालेंगे तो लॉग निकालने के बाद ये लॉग अगर हाइड्रोजन आयन का निकालें तो ये वैल्यू आती है माइनस में 7.4। ये माइनस को इसका माइनस हटाने के लिए जब माइनस लॉग लेंगे तो माइनस लॉग लेने के बाद ये वैल्यू आती है 7.4। ये माइनस लॉग होता है, ये होता है हाइड्रोजन आयन का पावर, इसीलिए माइनस लॉग हटा दिया, इसको लिख दिया पावर को P से डिनोट करके pH निकल के आया 7.4। हम लोग बॉडी के अंदर ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन अगर बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेशन होने लगता है, बॉडी के अंदर जब हाइड्रोजन आयन का एक्यूमुलेशन होने लगता है, इस कंडीशन में pH डिक्रीज होता है। क्यों होता है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारा जो pH होता है वो माइनस में होता है एक्चुअली जैसे हमने देखा करते हैं, अगर लॉग इसका निकालेंगे तो हाइड्रोजन आयन की वैल्यू जो आती है वो -7.4 थी। हमारी जो pH होता है वो माइनस में होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी का मान लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर बॉडी के अंदर, तो मान लीजिए अगर हमारी बॉडी का pH है -100 है, इसमें अगर 50 हाइड्रोजन आयन और जोड़ दिए जाएं तो ये 50 हाइड्रोजन आयन और जोड़ दिए जाएं तो ये वैल्यू आएगी -50। इसका मतलब pH पहले ज़्यादा था, अब pH कम हुआ है, इसका मतलब pH पहले से डिक्रीज हो गया। बॉडी के अंदर अगर H+ आयन ऐड कर दिए जाएँ, अगर 50 H+ आयन और ऐड कर दिए, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब H+ आयन बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, H+ आयन बॉडी के अंदर इंक्रीज होने लगते हैं तो pH डिक्रीज होने लगता है। इसी प्रकार अगर बॉडी से H+ आयन का लॉस होने लगे तो pH किस तरीके से इंक्रीज होता है देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 H+ आयन थे, बॉडीज़ में और लॉस हो गए 50 आयन,
50 आयन बॉडी से और लॉस हो गए, अगर बॉडी के अंदर पहले से -100 H+ आयन थे, बॉडी से लॉस 50 अगर 50 का और लॉस हो गया, तो अगर मान लीजिए बॉडी से 50 H+ आयन का और लॉस हो गया तो ये आएगा -150। इस तरीके से हम देख सकते हैं पहले हमारा pH था 100, अब pH इंक्रीज़ हो गया है। इससे हम समझ सकते हैं अगर बॉडी के अंदर H+ आयन का लॉस होता है, अगर बॉडी से हाइड्रोजन आयन का लॉस होगा तो pH इंक्रीज़ हो जाएगा। आई थिंक ये कंडीशन हम लोगों को समझ में आ गई होगी। हम देखेंगे एसिडोसिस कंडीशन में H+ आयन बॉडी के अंदर H+ आयन इंक्रीज़ होने लगते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस कंडीशन। बॉडी से अगर H+ आयन का लॉस होने लगे तो बॉडी के अंदर H+ आयन डिक्रीज़ हो जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं एल्कलोसिस कंडीशन। एसिडोसिस कंडीशन एंड एल्कलोसिस कंडीशन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रीनल सिस्टम एसिडोसिस कंडीशन एंड एल्कलोसिस कंडीशन को रेगुलेट कर, अगर ये कंडीशन रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी है, अगर ये कंडीशन रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो हो जाता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अगर ये कंडीशन रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म है तो इस कंडीशन को बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। हम देखेंगे, अब हम 1 बाय 1 देखेंगे, अब हम देखेंगे 1 बाय 1। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, किस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, किस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा, और मेटाबॉलिज्म एल्कलोसिस। अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस किस कंडीशन में होगा, एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस किस कंडीशन में होगा। अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी एंड रीनल सिस्टम किस तरीके से रेगुलेट होता है, किस तरीके से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस किस तरीके से होता है। अब हम देखेंगे अगर एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस कंडीशन रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो किस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात करें, हम जानते हैं एसिडोसिस का मतलब है ब्लड का pH लेस देन नॉर्मल है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस कंडीशन। अगर ब्लड का pH है मोर देन नॉर्मल है, मोर देन 7.45 है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एल्कलोसिस कंडीशन। एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस ये कंडीशन अगर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी अगर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किस कंडीशन में होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन में, अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है, किसी पेशेंट को अगर अस्थमा है, COPD है, या कोई अदर कंडीशन है रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे लंग्स जो हैं, हमारे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर्ली एक्सपेल आउट नहीं हो पाती है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे लंग्स जो हैं प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं, हमारे लंग्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर नहीं निकलती है। जब CO2 बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी, इसका मतलब CO2 का रिटेंशन होने लगेगा। जब CO2 का बॉडी के अंदर रिटेंशन होने लगता है तो CO2 वाटर के साथ मिलकर एक आयन बनाएगी जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड बनाएगी, कार्बोनिक एसिड, और एसिडोसिस कंडीशन कराता है। CNS डिप्रेसेंट अगर मेडिकेशन चल रही है, नार्कोटिक चल रही हैं, तो उसमें CNS इसमें क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होने की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होने की वजह से हमारे लंग्स को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलता है। लंग्स को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा तो लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट नहीं करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के अंदर रिटेंशन होने लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होगी तो वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगी। कार्बोनिक एसिड इंक्रीज़ करता है एसिडोसिस कंडीशन को। इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड का जो pH है, pH डिक्रीज़ हो जाएगा और बॉडी के अंदर PCO2 का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। एसिडोसिस कंडीशन में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिटेंशन होगा तो H+ आयन बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो रहे हैं। H+ आयन बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो कंडीशन एसिडोसिस है, इसीलिए pH डिक्रीज़ हो जाएगा। इस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, इसीलिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन में pH डिक्रीज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल
बढ़ा हुआ होता है। देखिए रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कंडीशन में, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कंडीशन में क्या किस कंडीशन में होगा, अगर हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है या किसी पेशेंट को फीवर है, पेन है, एंजाइटी है, इन सभी कंडीशन में लंग्स जो हैं हाइपर वेंटिलेट होते हैं। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाती है। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कंडीशन में हाइपर वेंटिलेशन होता है। हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है, बॉडी के अंदर हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी और डेप्थ इंक्रीज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगी। बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, इसका मतलब H+ आयन बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाते हैं। जब बॉडी के अंदर H+ आयन का डिक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन में pH इंक्रीज हो जाता है और उस कंडीशन को बोलते हैं एल्कोलोसिस कंडीशन। एल्कोलोसिस कंडीशन में pH इंक्रीज होता है, PCO2 डिक्रीज हो जाता है। और हम देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन में किस कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है या डायबिटीज मेलाइटिस है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कंडीशन एंड डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशन में क्या होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन ग्लूकोज का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं, हमारी बॉडी के सेल फैट को ब्रेक डाउन कर देते हैं। फैट का ब्रेक डाउन होगा तो उसमें फैटी एसिड्स होते हैं, जो फैटी एसिड्स जो होते हैं वो H+ आयन को इंक्रीज़ करते हैं। इस कंडीशन में एसिडोसिस कंडीशन होगी। इसमें बाइकार्बोनेट डिक्रीज़ होने लगता है, इसमें बाइकार्बोनेट SCO3 भी डिक्रीज़ होता है। ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, ये बॉडी के अंदर डिक्रीज़ क्यों होगा देख लेंगे। जैसे बॉडी के अंदर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशन में H+ आयन बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हुए हैं तो बाइकार्बोनेट हमारा ऐसा बफर काम करता है। तो H+ आयन जो हमारा बाइकार्बोनेट है, जो H+ आयन को बाइंड कर लेगा और बनाता है, H+ आयन को बाइंड करता है और ये बनाता है कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3 बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है, ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाती है। इस तरीके से हमारा जो बफर सिस्टम है या जो बाइकार्बोनेट है एसिडोसिस कंडीशन में इस तरीके से वर्क करता है। H+ आयन के साथ बाइंड होकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के द्वारा एक्सपेल आउट हो जाती है। बाइकार्बोनेट डिक्रीज को मिलता है ड्यू टू एनी कंडीशन। अगर H+ आयन लगातार कंटिन्यू अगर इंक्रीज होते रहते हैं, लगातार हाइड्रोजन आयन के इंक्रीज होने से हमारा जो बाइकार्बोनेट है वो कंज्यूम हो जाता है। बाइकार्बोनेट कंज्यूम हो जाएगा, इसका मतलब बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट की वैल्यू बाइकार्बोनेट की वैल्यू बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए H+ आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एज अ बफर बाइकार्बोनेट काम करता है। और एसिडोसिस कंडीशन में बाइकार्बोनेट डिक्रीज होता है। देखें मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस कंडीशन में क्या होता है। अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग में स्टमक का कंटेंट है वो बाहर निकल जाता है। स्टमक में हमारे HCl होता है, HCl में H+ आयन ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो H+ आयन बॉडी से लॉस हो जाएंगे तो कंडीशन एल्कोलोसिस कंडीशन होगी। अगर किसी को डाययूरेटिक्स मेडिकेशन चल रहा है, डाययूरेटिक्स की मेडिकेशन ऐसी मेडिकेशन होती है जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ कर देती है, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है। यूरिन के साथ हमारे H+ आयन किडनी के द्वारा डाययूरेटिक्स मेडिकेशन चलती है तो यूरिन के साथ H+ आयन बॉडी से लॉस होते हैं, उस कंडीशन को भी एल्कोलोसिस कंडीशन कहते हैं। एल्कोलोसिस कंडीशन में क्या है, हमारा ब्लड का जो pH है, pH इंक्रीज़ होता है, साथ ही बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। बाइकार्बोनेट इंक्रीज़ कैसे हो जाता है? स्टमक कंटेंट में HCl होता है, HCl बॉडी से लॉस हो रहा है, इसका मतलब H+ आयन बॉडी से लॉस हो रहे हैं। इस कंडीशन में बाइकार्बोनेट इंक्रीज़ हो जाएगा। डाययूरेटिक्स मेडिकेशन चल रही तो H+ आयन बॉडी से लॉस हो रहे हैं, H+ आयन बॉडी से लॉस हो रहे हैं तो उसमें बाइकार्बोनेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तरीके से लिखा जाए, रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन में, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन पीएच हमें पता है, पीएच एसिडोसिस कंडीशन में ब्लड का पीएच डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि H+ आयन इंक्रीज़ होते हैं, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन में PCO2 इंक्रीज़ होता है, PCO2 की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। इसको पीएच को कंपनसेट करने के लिए, जब भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो बाइकार्बोनेट या किडनी रीनल सिस्टम है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन में हमारा रीनल सिस्टम है, इस पीएच को बैलेंस करने के लिए कंपनसेट अगर करेगा तो फुली अगर कंपनसेट कर जाएगा, उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है। कंपनसेटरी अगर फुली कंपनसेट करेगा तो पीएच को नॉर्मल करने के लिए बाइकार्बोनेट बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंडीशन में हमें पता है कि पीएच, इस कंडीशन में पीएच इंक्रीज़ हो जाता है, पीएच इंक्रीज़ हो जाएगा, PCO2 डिक्रीज़ हो जाता है। कंपनसेशन, पीएच इंक्रीज़ होता है, PCO2 डिक्रीज़ होता है इस कंडीशन में, और बाइकार्बोनेट इस पीएच को नॉर्मल करने के लिए बाइकार्बोनेट की वैल्यू इसमें डिक्रीज़ हो जाती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन की बात करें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन में पीएच डिक्रीज़ होगा, बाइकार्ब भी इसमें बाइकार्बोनेट डिक्रीज़ मिलता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, तो इसमें इसका PCO2 भी डिक्रीज़ हो जाएगा। एल्कलोसिस कंडीशन में पीएच इंक्रीज़ होता है, बाइकार्ब भी इंक्रीज़ होता है इसमें, और PCO2 भी इंक्रीज़ होगा। हम देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन में पीएच डिक्रीज़ होगा, PCO2 इंक्रीज़ होगा, और इसको कंपनसेट करने के लिए बाइकार्ब इंक्रीज़ हो जाएगा। एल्कलोसिस कंडीशन में पीएच इंक्रीज़ होगा, PCO2 डिक्रीज़ होगा, और बाइकार्बोनेट डिक्रीज़ हो जाएगा इस कंडीशन को कंपनसेट करने के लिए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन में पीएच डिक्रीज़ होगा, बाइकार्बोनेट डिक्रीज़ होगा, इसको कंपनसेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 का लेवल बॉडी में डिक्रीज़ हो जाएगा। एल्कलोसिस कंडीशन में पीएच इंक्रीज़ होगा, बाइकार्ब इंक्रीज़ होता है, PCO2 इंक्रीज़ हो जाता है। देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट हेमबर्ग फिनोमेना देखेंगे। हेमबर्ग फिनोमेना में क्या होता है, हमारा जो ब्लड के RBC होता है, और हेमबर्ग फिनोमेना देखेंगे। अगर किसी को एसिडोसिस कंडीशन है, फॉर एग्जांपल ये हमारा RBC है, फॉर एग्जांपल ये हमारा रेड ब्लड सेल है, ये रेड ब्लड सेल है, ये प्लाज्मा है। एसिडोसिस कंडीशन का मतलब हमारे ब्लड में H+ आयन इंक्रीज़ हो गए हैं, इसमें एसिडोसिस कंडीशन में H+ आयन ब्लड में इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो H+ आयन बॉडी में इंक्रीज़ हो गए हैं, इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एसिडोसिस कंडीशन में H+ आयन ब्लड में इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इन H+ आयन इंक्रीज़ हो जाते हैं, इनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बाइकार्बोनेट जो बॉडी से बाहर जाता है, बाइकार्बोनेट जब बाहर आ जाता है तो H+ आयन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए क्लोरीन जो होती है, ये क्लोरीन सेल्स के अंदर शिफ्ट हो जाती है। एसिडोसिस कंडीशन में बाइकार्बोनेट रेड ब्लड सेल से बाहर आकर H+ आयन को न्यूट्रलाइज करेगा, और H+ जो अंदर सेल के अंदर H+ आयन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए क्लोरीन
सेल के अंदर एंटर करती है। अगर कंडीशन एल्कोलोसिस हो, एल्कोलोसिस कंडीशन में एल्कोलोसिस कंडीशन का मतलब है, मान लीजिए ये हमारी आरबीसी है, बाहर H+ आयन डिक्रीज हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में बाइकार्बोनेट जो है, बाइकार्बोनेट अंदर एंटर करता है और इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए क्लोरीन जो है बाहर शिफ्ट हो जाता है, क्लोरीन बाहर। सेल्स कंडीशन में अपोजिट होता है, एल्कोलोसिस कंडीशन H+ आयन बाहर डिक्रीज हो जाते हैं, तो बाहर H+ आयन डिक्रीज हो जाते हैं, ब्लड में H+ आयन जब डिक्रीज हो जाते हैं तो बाइकार्बोनेट को सेल के अंदर बाइकार्बोनेट सेल के अंदर एंटर कर जाता है। बाइकार्बोनेट सेल के अंदर एंटर करेगा तो क्लोरीन जो है बाहर हो जाती है, क्लोरीन सेल से बाहर आ जाती है, इसको ही क्लोरीन शिफ्ट बोलते हैं, इसी को क्लोरीन शिफ्ट, इस कंडीशन को क्लोरीन शिफ्ट या हैम्बर्ग फिनोमेना बोलते हैं। हम देखेंगे एबीजी से रिलेटेड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट का, फॉर एग्जांपल हमने एक एबीजी देखा है, उस एबीजी में पीएच आया है 7.53, पीसीओ2 है 32 mmHg, बाइकार्बोनेट है इसमें 28 mg/L। हमें बताना है ये कौन सी कंडीशन है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, या रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है, या मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है। तो एबीजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखते हैं पीएच क्या है। फर्स्ट स्टेप है पीएच। फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे पीएच क्या है, पीएच बढ़ा हुआ है घटा हुआ है। हमारा नॉर्मल पीएच है 7.35 टू 7.45, हमें यहाँ पर देखेंगे पीएच है 7.53, इसका मतलब पीएच बढ़ा हुआ है, पीएच इंक्रीज्ड है, इसका मतलब पीएच है 7.53, पीएच हमारा बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कंडीशन, पीएच हमारा बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कंडीशन एसिडोसिस नहीं, कंडीशन है एल्कोलोसिस, कंडीशन है एल्केलोसिस। फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे पीएच क्या है, पीएच हमें मिला 7.53, पीएच इंक्रीज्ड है, इसका मतलब कंडीशन है एल्कोलोसिस। सेकेंड स्टेप हम देखेंगे पीसीओ2, पीएच के बाद सेकेंड स्टेप है पीसीओ2 देखेंगे हम। पीसीओ2 कितना है हमारा, पीसीओ2 है हमारा 32 mmHg, पीसीओ2 है हमारा 32। हमारा नॉर्मल पीसीओ, हमें पता है हमारा नॉर्मल जो पीसीओ2 की रेंज है 35 टू 45 होती है, हमारे यहाँ पर है पीसीओ2 32, इसका मतलब है प्रॉब्लम है रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकंड स्टेप है हमारा पीसीओ2 हमें मिला 32, पीसीओ2 की नॉर्मल रेंज होती है 35 टू 45 mmHg, तो यहाँ पर हमारा 32 है, इसका मतलब क्योंकि हम देख सकते हैं पीएच जो है, पीएच अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है किसी को तो पीएच, ये एक फार्मूला कह लीजिए या इसको समझ लीजिए, पीएच इक्वल टू 1/PCO2। मान लीजिए अगर पीएच, मान लीजिए PCO2 10 है, मान लीजिए PCO2 10 है, यहाँ से पीएच की वैल्यू आएगी, मान लीजिए यहाँ पर पीएच की वैल्यू आई 0.1 है। फॉर एग्जांपल हमारा PCO2 है, फॉर एग्जांपल हमारा PCO2 है मान लीजिए 5, ठीक है, 5 PCO2 है, तो हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, अब हमारा पीएच आएगा 0.2। इसका मतलब है कि PCO2 की वैल्यू, PCO2 की वैल्यू अगर कम होगी, PCO2 की वैल्यू कम होगी तो पीएच बढ़ेगा, और PCO2 की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो पीएच कम आएगा। मान लिया हमने कि PCO2 की वैल्यू 10 है, तो इसको निकालेंगे तो पीएच आएगा 0.1। अब पीएच को हमने PCO2 पहले PCO2 10 था, अब हमने PCO2 5 करा, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो आया PCO2 2। इसका मतलब अगर PCO2 ज़्यादा है तो पीएच कम आएगा, अगर PCO2 कम है तो पीएच ज़्यादा आएगा। इससे हम ये समझ सकते हैं कि पीएच एंड PCO2 का अपोजिट रिलेशन होता है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेप है PCO2, PCO2 कम है, PCO2 कम हो रहा है, PCO2 कम हो रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम।
कंडीशन हो गई रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। थर्ड स्टेप देखेंगे हम बाइकार्बोनेट। थर्ड स्टेप देखेंगे हम बाइकार्ब। क्या बाइकार्ब देखेंगे, बाइकार्ब हमारा नॉर्मल होता है 22 से 28, तो बाइकार्ब हमारा नॉर्मल है। अगर हमारा बाइकार्बोनेट पीएच के साथ इंक्रीज हो रहा है या पीएच के साथ डिक्रीज हो रहा है तो ये कंडीशन होती है रिलेटेड टू मेटाबॉलिक। ये एबीजी का अगर क्वेश्चन इस तरीके से है तो हमने देखा ये कंडीशन मिलेगी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो रहा है, इसका मतलब बॉडी से H+ आयन लॉस हो रहे हैं, हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है। हाइपर वेंटिलेशन कंडीशन में हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है जो ब्रीदिंग रेट है वो ब्रीदिंग इंक्रीज हो गई है, इसका मतलब पेशेंट की ब्रीदिंग एंड डेप्थ इंक्रीज हो गई है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से अधिक मात्रा में एक्सपेल आउट होगी, बॉडी से अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट होगी, इसका मतलब बॉडी से H+ आयन का लॉस हो रहा है। H+ आयन का लॉस हो रहा है तो कंडीशन होगी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। इसमें पेन भी हो सकता है अगर किसी को पेन है, फीवर में भी ये कंडीशन हो सकती है, एंजाइटी अगर हो रहा है तो भी इस तरीके से हाइपर वेंटिलेट होगा। हाइपर वेंटिलेशन होगा तो H+ आयन का कारण CO2 के थ्रू लॉस हो जाएगा बॉडी से और इस कंडीशन को बोलेंगे रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। 24 है। अब हम देखेंगे पीएच। इसमें हमने देखा था फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, हम पीएच देखेंगे। पीएच हमारा 7.25 है जबकि हमारा पीएच होता है नॉर्मल 7.35 टू 7.45। इसका मतलब कंडीशन है फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं पीएच। फर्स्ट स्टेप देखते हैं हम पीएच हमारा है 7.25, इसका मतलब पीएच डिक्रीज्ड है। पीएच डिक्रीज है इसका मतलब पीएच डिक्रीज है, इसका मतलब कंडीशन है एसिडोसिस। पीएच हमारा डिक्रीज्ड है, इसका मतलब एसिडोसिस कंडीशन है। सेकंड स्टेप है हमारी। सेकंड स्टेप में हम देखते हैं PCO2। PCO2 हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में 50 mmHg है जबकि हमारा नॉर्मल होता है 35 टू 45। इसका मतलब PCO2 इंक्रीज्ड है। PCO2 अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब PCO2 इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों पीएच और PCO2 में अपोजिट रिलेशन है, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। इसका मतलब कंडीशन है रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड स्टेप जो होता है, थर्ड में हम देखते हैं बाइकार्ब हमारा। थर्ड में हम देखेंगे बाइकार्ब हमारा 24 नॉर्मल है जबकि बाइकार्ब 22-28 नॉर्मल होता है। इसका मतलब बाइकार्ब नॉर्मल है, इसका मतलब मेटाबॉलिक प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये कंडीशन है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब है हाइड्रोजन आयन बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। हाइड्रोजन आयन बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसका मतलब CO2 का बॉडी के अंदर रिटेंशन हो रहा है। CO2 का किस बॉडी के अंदर किसके डिजीज़ में रिटेंशन हो सकता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ हैं। अस्थमा है, COPD हो सकता है, एम्फाइसीमा हो सकता है। कोई भी ऐसी डिजीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो CO2 का रिटेंशन कराए उस कंडीशन में होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फॉर एग्जांपल pH 7.32। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा पहला स्टेप है वो हम देखेंगे पीएच हमारा 7.32 है। जब 7.32 है हमारा पीएच नॉर्मल होता है 7.35 टू 7.45। इसका मतलब पीएच यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। पीएच डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कंडीशन है एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ये हम नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। सेकंड स्टेप होता है हमारा PCO2। सेकंड स्टेप में हम चेक करते हैं PCO2। हम देखेंगे PCO2 है हमारा 45 mmHg जबकि हमारा नॉर्मल
जबकि हमारा नॉर्मल होता है 35 to 45 हमारा होता है नॉर्मल। इसका मतलब PCO2 इसमें PCO2 नॉर्मल है। जब PCO2 हमें नॉर्मल मिल गया तो अब हम देखेंगे थर्ड स्टेप पे जाएंगे। PCO2 हमारा नॉर्मल मिल गया, अब हम जाएंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट हमारा है 19, बाइकार्बोनेट हमारा यहाँ पर 19 है, जबकि हमारा नॉर्मल होता है 22 से 28। इसका मतलब बाइकार्ब इसमें डिक्रीज़ हो रहा है, बाइकार्ब हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक क्यों होगा ये हम इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं। पीएच, ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। पीएच अगर बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगा तो बाइकार्ब भी बढ़ेगा, और पीएच अगर घटेगा, पीएच बढ़ता है तो बाइकार्ब भी बढ़ेगा। अगर पीएच डिक्रीज हो रहा है तो बाइकार्ब भी डिक्रीज होता है। अगर पीएच एंड बाइकार्ब में अगर सेम रिलेशन मिले, मतलब कंडीशन इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिक, पीएच एंड PCO2 में अगर अपोजिट रिलेशन मिले तो इसका मतलब प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने देखा कि पीएच भी डिक्रीज हो रहा है, बाइकार्ब भी डिक्रीज हो रहा है। पीएच डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कंडीशन इज एसिडोसिस। पीएच के साथ बाइकार्ब डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिक, तो ये कंडीशन आएगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब है ब्लड के अंदर H+ आयन इंक्रीज हो रहे हैं। ब्लड के अंदर H+ आयन किस कंडीशन में इंक्रीज हो सकते हैं? अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, डायबिटीज मेलाइटिस है, इन कंडीशन में इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, तो बॉडी फैट का ब्रेकडाउन करती है। फैट का ब्रेकडाउन करती है तो फैटी एसिड्स बनते हैं। फैटी एसिड देन कीटोन बॉडी, ये कीटोन बॉडी H+ आयन को ब्लड में इंक्रीज करते हैं। इसलिए इस कंडीशन में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में एंड डायबिटीज मेलाइटिस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलता है। साथ ही अगर कोलोस्टमी सक्शनिंग का हो रहा हो, साथ ही अगर किसी पेशेंट को कोलोस्टमी सक्शनिंग हो रही है तो भी कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगी, क्योंकि हमारे स्टमक में होता है एसिडिक मीडियम, हमारे इंटेस्टाइन में होता है बेस मीडियम। कोलोस्टमी सेक्शन का मतलब है कि बेस का बॉडी से लॉस हो रहा है, H+ आयन बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे, H+ आयन बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे तो कंडीशन होगी एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इस कंडीशन में मिलेगा। बाइकार्बोनेट है 30 mmHg, 32 mmHg। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, हमारा हम पीएच देखते हैं। हमारा पीएच 7.56 है, जबकि हमारा नॉर्मल होता है 7.45। इसका मतलब पीएच इंक्रीज़ हो रहा है। पीएच इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब कंडीशन इज रिलेटेड टू पीएच इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब कंडीशन इज एल्कलोसिस। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं PCO2 40 है, नॉर्मल होता है हमारा 35 to 45। इसका मतलब PCO2 नॉर्मल है, तो PCO2 नॉर्मल है, इसका मतलब कंडीशन इज नॉट रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी। थर्ड स्टेप में हम चेक करते हैं। थर्ड स्टेप होता है हमारा, हम देखेंगे बाइकार्बोनेट। 32 है, जबकि नॉर्मल होता है 20 to 28। बाइकार्ब हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, बाइकार्ब इंक्रीज़ हो रहा है। अगर पीएच के साथ सेम रिलेशन है बाइकार्ब का, चाहे घट रहा हो या बढ़ रहा हो, इसका मतलब प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिक कंडीशन आएगी मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस कंडीशन का मतलब है बॉडी से H+ आयन लॉस हो रहे हैं। बॉडी से H+ आयन किस कंडीशन में लॉस हो रहे हैं? अगर वॉमिटिंग होगी तो कंडीशन मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो सकती है। वॉमिटिंग होगी तो स्टमक कंटेंट बाहर निकल जाएगा, और स्टमक कंटेंट में होता है H+ आयन लॉस हो जाएंगे तो कंडीशन हो जाएगी मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। वॉमिटिंग होगी तो कंडीशन होगी, अगर किसी पेशेंट को डायूरेटिक्स मेडिकेशन चल रही हैं, इसका मतलब डायूरेटिक मेडिकेशन जो होती हैं यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करती हैं, यूरिन के साथ H+ आयन का लॉस होता है। इस कंडीशन में भी मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस कंडीशन हो सकती है। आई थिंक आप लोगों को एसिड बेस इम्बैलेंस से रिलेटेड काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे।
बाकी इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।